गुड मॉर्निंग लर्निंग। सभी लोगों को नमस्कार। खुशबू कैसे हो? खुशबू आजकल। हाँ, नमस्कार नमस्कार सौरभ जी। भैया सभी लोगों को नमस्कार। कितने लोग जुड़ गए हैं बेटा? 10। चलो ठीक है, जो है कितना वेट किया जाएगा, लोग पहले से ही जुड़ जाना चाहिए लोगों को। मित्रों, कल जो है क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ काम हो गया था। हल्का सा घुमा देना इधर, और बहुत जरा सा बस। हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट तक चर्चा कर चुके हैं, और ट्रांसफर्ड एपिथेट को एक और नाम से जानते हैं कि पहला HYPALLAGE पहला को ही ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक और नाम है हेपेलाग। ये बताना भूल गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट में चाहे हेपेलाग कहा जाए या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाए, दोनों एक ही हैं। आज अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा होगी कियास्मस। CHIASMUS, सॉरी, chiasmus. Chiasmus is derived from Greek word chiosmos. ये दो वर्ड हैं, खियोस और मोस। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और कियोस्मोस से ही जो है इंग्लिश में कियास्मस बना हुआ है। और कियास्मस मीन्स क्रॉस वाइज अरेंजमेंट। Chiasmos means cross-wise arrangement. In chiasmus, the first word of a sentence or clause becomes the first नहीं, the last word. The last word of a sentence or clause becomes the first word of following clause or sentence. जहां ये अरेंजमेंट हो उसी को कियास्मस कहते हैं। और कियास्मस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, खियोस और मोस। और खियोस्मोस का मतलब होता है क्रॉस वाइज अरेंजमेंट। कियास्मस में क्या होता है, द लास्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस या क्लास का जो लास्ट वर्ड है वह फॉलोइंग, यानी उसके तुरंत आने वाले, बाद में आने वाले सेंटेंस या क्लास का पहला शब्द बनता है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल है कि फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, फाउल इज फेयर। अगर देखा जाए तो इसमें दो सेंटेंस हैं या क्लास हैं,
तो आपने देखा कि पहले सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वह दूसरे यानी उसके तुरंत आने वाले सेंटेंस या क्लास का पहला वर्ड बन रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था जहाँ भी हो उसी को हम खियासमस कहते हैं। एक और एग्जांपल ये आप जानते हैं कि ओपनिंग लाइन है मैकबेथ की, और ब्यूटी इज ट्रुथ, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है ट्रुथ, वह फॉलोइंग सेंटेंस का जो है पहला वर्ड बन रहा है। ये एंडीमिया से लिया गया है, किड्स की पोयम है। और फॉर द स्काई एंड द सी एंड स्काई, फॉर द स्काई एंड सी, सी एंड स्काई। दूसरी लाइन है इसकी, ले लाइक लोड ऑन माई वेरी आई, ले लाइक लोड ऑन माई वेरी आई। ये दोनों लाइनें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ली गई हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के सेकेंड बुक से है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कियासमस में पहले सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड होता है वह उसके बाद आने वाली क्लास या सेंटेंस का जो है पहला वर्ड बनता है। एक एग्जांपल और ले लें, मैं मिटा दूं इसे। हेलो, वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है स्काईलार्क। स्काईलार्क की जो है उससे लाइन है, एंड सिंगिंग स्टिल डथ सोर, एंड सिंगिंग स्टिल डथ सोर, soaring still she sings। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है स्काईलार्क में। नोट कर लें फिर आगे जो है। हाँ जी, शैली ने भी लिखा है। हाँ जी, शैली ने भी लिखा है टू। अब देखना इसमें जो है टू अ स्काईलार्क है, पूरा मैं लिख दूं, टू अ स्काईलार्क है। और शैली ने टू द स्काईलार्क, ए और द का फर्क है। मिटा दे, आगे बढ़े। कोई दिक्कत किसी को? अब दिख नहीं रहा है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा भैया। हमारे यहाँ तो स्पीड सही है बेटा, हमारे यहाँ ठीक है, आप देखिएगा। मिटा दे इसे। सारे लोगों को नहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों की समस्या है? अब हमारे यहाँ तो ठीक ठाक है भैया, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है बेटा। यहाँ तो ठीक है ना? अच्छी बात है। हाँ, वो प्रॉब्लम होगी भैया जो है आप लोगों की तरफ से। अगला है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब यहाँ पर
आप प्रश्न पूछना नहीं है. Interrogation should not be taken as should not be taken here as an ordinary question. बेटा इसमें जो है इंक डालो. यहाँ पर इंटेरोगेशन का मतलब ये नहीं कि साधारण तौर पर किसी प्रश्न का पूछना है, बल्कि इट इज नोन एज रेटरिक क्वेश्चन. इट इज नोन एज रेटरिक क्वेश्चन. बल्कि यहाँ पर एक अलंकारिक प्रश्न का भाव है. साधारण तौर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिससे किसी प्रश्न का करना या होना पाया जाए, लेकिन इंटेरोगेशन में फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में अगर इसको लिया जाए तो ये सिंपली रेटरिक क्वेश्चन होता है. इन इंटेरोगेशन a question is thrown in emphatic way to draw the attention of the listener in positive sense. जब जोर देने के अर्थ में किसी वाक्य को प्रश्नपूर्ण ढंग से पूछा जाता है जिसका अर्थ या भाव निकलता हो केवल सकारात्मक या पॉजिटिव, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम इंटेरोगेशन या रेटरिक क्वेश्चन या इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. एग्जाम्पल जरा लिया जाए कि हु इज हियर सो बेस्ट दैट वुड नॉट बी. एग्जाम्पल लें कि हु इज हियर so base would like to be a bondman. क्वेश्चन के रूप में जो है पूछा गया है कि कौन ऐसा यहाँ पर है जो बॉन्डमैन कहते हैं गुलाम को, जो गुलाम होना पसंद करेगा, अर्थात कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता. दूसरा एग्जाम्पल नोट कर लें, फिर आगे लिखते हैं. एक बड़ी फेमस लाइन है किड्स की, अरुण नाम की कविता से. कैन स्टोरी इट earn and animated bust. Can story earn and animated bust back to its mansion call the fleeting breath.
ये लाइन है ग्रेसियन अर्न से। किट्स ने लिखा है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बोले कोई भी। कैन स्टोरीड अर्न एंड एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। कोशिश कीजिए इसका अर्थ निकालने की। बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए, समय मत बिताइए। हमने 2-3 दिन में कहा था, लेकिन लग रहा है कि कल भी नहीं खत्म हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ, हाँ जी। चलिए, नहीं भाई कृष्णा जी, चलिए और कोई प्रयास करे। बोलो भाई नीलम। चलो, स्टोरी कहते हैं कहानियों। हाँ जी, बोले। और चलो, अर्न कहते हैं अस्थि कलश को। प्राचीन यूनान में भी हिंदू मिथोलॉजी जो आज की है कि अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, उसका दाह संस्कार करते हैं, तो उसके कुछ अवशेष को, रेमिनेंट्स को एक मिट्टी के बर्तन में रख लेते हैं। तो किट्स भी यही कहता है कि क्या अर्न के दीवारों, बाहरी दीवारों के ऊपर मृतक व्यक्ति की भस्म जिसमें रखी हुई है, उसके ऊपर उस मृतक व्यक्ति की चाहे कितनी भी गाथाएं लिख दी जाएं, प्रशस्त गान लिख दिया जाए, प्रशंसा गीत लिख दिए जाएं, या आफ्टर हिज डेथ एनिमेटेड बस्ट इज इरेक्टेड, या किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद, एनिमेटेड कहते हैं जीवंत को, बस्ट कहते हैं धड़, जो सीने से ऊपर की जो प्रतिमा होती है उसको बस्ट कहा जाता है। या उसके कितने भी सजीव बस्ट बना दिए जाएं, क्या एक बार उसके शरीर से जो फ्लीटिंग ब्रेथ, सांस एक बार निकल गई, मेंशन कहते हैं महल को, व्यक्ति के शरीर रूपी महल से अगर एक बार सांसें निकल जाएं, तो क्या उसको लाया जा सकता है? अर्थात कभी भी नहीं लाया जा सकता है। तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को एम्फेटिक रूप में किसके द्वारा पूछा गया? रेटरिक क्वेश्चन के द्वारा। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? इंटेरोगेशन हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। हु इज हियर सो वाइल्ड? Who is here so wild that will not love his country? That loves not his country. यहाँ कौन ऐसा अधम है या कौन ऐसा नीच व्यक्ति है जो अपने देश को प्रेम न करता हो? कहने का मतलब everyone loves his country। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई हो तो फिर जो है आगे चलें। हाँ जी, ये किसी पोयम का है, मैं समझता हूँ लवलेस की पोयम है। राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल द रियल नेम ऑफ द पोयम, बट दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ दैट पोयम। ओके, और मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी खोपड़ी में कितनी रखी जा सकती है। तो जहां जिसके बारे में मैं श्योर होता हूं
मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी मुझे कन्फ्यूज़न होता है, और ये प्रत्येक टीचर की या गाइड की जिम्मेदारी नैतिक रूप से होनी चाहिए कि जब कन्फ्यूज़न हो तो उसको स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं डालना चाहिए। राइट नाउ रियली टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द पोएट। एनीवे, मेरा केवल मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आई थिंक दैट दिस मच हैज बीन क्लियर। शुड आई गो फॉरवर्ड? हेलो, ओके, थैंक यू। अब अगला फिगर ऑफ स्पीच, क्या इन सब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हेलो, इंटरोगेशन नहीं आप पढ़े थे? अच्छा, कियासमस पढ़े थे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगला टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी टाउटोलॉजी को ही जो है टाउटो और लोगिया कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है टाउटो। हाँ बिल्कुल है, सही आपने कहा, 10वां। टाउटो और लोगिया। इसी को एक और नाम से जानते हैं, प्लियोनाज। क्या चीज? प्लियोनाज। तो टाउटोलॉजी का मतलब होता है सेइंग इन द सेम वे। ठीक उसी तरह से कहना। It means saying the same thing. In tautology, the same thing is said twice. एक ही चीज को जो है दो बार कहा जाता है, उसी को प्लियोनाज्म या टाउटोलोगिया, जिसको इंग्लिश में टाउटोलॉजी कहते हैं। अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि दिस इज कंसीडर्ड किसमें बेटा जरा फैन लगाओ भाई, एज फॉल्टी स्टाइल। टाउटोलॉजी को एक गलत शैली माना जाता है क्योंकि एक केवल रिडेंडेंसी है, अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है। अगर हम एग्जांपल लें कि आई रिजॉइस्ड एट हैप्पी साइट, आई रिजॉइस्ड एट हैप्पी साइट, अगर देखा जाए तो आई रिजॉइस्ड साइट इतने में ही वह बात पर्याप्त हो जा रही है, सेंस कंप्लीट हो जा रहा है। तो हैप्पी साइट ये अननेसेसरी है, ये प्लियोनास्मिक एक्सप्रेशन है। आई हर्ड इट विद माई ओन आईज, आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर। अब सुनने की बात जो है वह कानों से ही होती है, तो सिंपली यहीं पर स्टेटमेंट पूरा हो जा रहा है, आई हर्ड इट, मैंने इसे सुना, और विद माई ओन आइज, एक ही चीज को जो है दो बार कहना हो रहा है, प्लियोनास्म है। और आई सा इट, आई सा इट विद माई ओन आइज, कहने लगा दो बेटा। ओके, अब नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बेटा वो पेडेस्टल लगाओ, इससे जो है वो दूर हवा दे रहा है। थोड़ा सा देखना, अभी उसको बंद कर दो। नेक्स्ट है एसिंडेटन। एसिंडेटन इज ए ग्रीक वर्ड here, means yoking together, yoking together। और योकिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है? इसको हम ये भी कह सकते, सॉरी, एसिंडेटन नॉट बाउंड टुगेदर। नॉट बाउंड टुगेदर, जरा आप बताएं तो नॉट बाउंड टुगेदर से क्या मतलब? चलिए, in ascendation bound bounding conjunction is omitted for the sake of vividness। स्टेटमेंट को जीवंत बनाने के लिए असेंडेटन में जो बाउंडिंग कंजंक्शन है, यानी जो जोड़ने वाला कंजंक्शन है, उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल अगर हम लें तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। ओ व्हाट ए नोबल माइंड, हैमलेट का स्टेटमेंट है ओफेलिया का। ओ व्हाट ए नोबल माइंड is overthrown here, what a noble mind is overthrown here। और नेक्स्ट लाइन है, the courtiers the scholars and what a noble mind is overthrown here, the courtiers, the scholars and soldiers the courtiers, scholars and soldiers, eye, tongue and soul। एंड सोल। ओफेलिया का स्टेटमेंट है हैमलेट में। कितने मिनट बाकी हैं? चलिए ठीक है, अभी फिर जोड़ लेते हैं। इसका जरा मतलब निकालने की आप कोशिश करें, और कैसे जो है इसको कहा जा सकता है कि इसमें असेंडेटन है, और किस तरह से जो है कंजंक्शन को ड्रॉप आउट किया गया है। चलिए कोशिश करें।
द स्प्रिंग द हेड, दूसरा एग्जांपल द स्प्रिंग द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड, fountain of your blood is stopped. ये भी हेमलेट का हेमलेट से लिया गया स्टेटमेंट है। कोशिश करें और फिर इसके बाद मतलब नहीं कि जब मतलब समझ लेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच आपको समझने में आसानी होगी। बोले भैया, हेलो, सेकेंड वाला समझ में आ रहा है, पहला वाला नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अगर मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट है, हेमलेट एज्यूम्स फील्ड मैडनेस, एक झूठे पागलपन का दिखावा करता है। ऑस्ट्रेलिया इज शॉक्ड एट हिज मैडनेस, और ये कहती है कि व्हाट ए नोबल माइंड इज ओवरथ्रोन हियर। बड़े अफसोस की बात यह है कि एक श्रेष्ठ मस्तिष्क जो अपनी स्थिति से हिल चुका है। तात्पर्य कि मानसिक अवस्था कितनी विचलित हो चुकी है हेमलेट की, और हेमलेट में वो 3 पर्सनैलिटी पाती है। ओफेलिया स्टेट्स 3 पर्सन इन वन बॉडी, दैट इज इन द बॉडी ऑफ हेमलेट। हेमलेट में वो एक कोर्टियर को भी जो है देखती है, एक स्कॉलर को भी देखती है और सोल्जर्स को भी देखती है। और कितना खूबसूरत शब्दों का चयन किया है शेक्सपियर ने कि द कर्टियर्स, देयर इज नोबल कर्टियर हिडन इन द बॉडी ऑफ हेमलेट। हेमलेट के शरीर में एक श्रेष्ठ राजदरबारी भी है, उसके भीतर एक विद्वान भी छिपा है और एक सैनिक भी छिपा है। अब जरा देखना कि स्कॉलर इज फेमस फॉर हिज पेनेट्रेटिंग आइज। एक राजदरबारी की जो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है वह व्यक्ति के कृत्य के आर पार देख लेती है। तो ये स्कॉलर किससे रिलेटेड है? आइज से। स्कॉलर कर्टियर का संबंध किससे है? पेनेट्रेटिंग आइज से है। और स्कॉलर एक विद्वान व्यक्ति के भाषण यानी वक्तृत्व शैली को एसोसिएट कर रहा है शेक्सपियर किससे? स्कॉलर से। और सोल्जर इज नोन फॉर हिज आर्ट ऑफ शोर्ड। तो एक सैनिक किसके लिए प्रसिद्ध होता है? अपनी तलवारबाजी के लिए। तो इसमें देखा गया कि ओमिशन ऑफ कंजंक्शन कि देयर लाइज थी नोबल पर्सनैलिटी इन वन हेमलेट। देयर इज अ courtier hidden in the body of Hamlet, and also a scholar, and a noble soldier is also hidden in Hamlet, and they are related. A scholar is famous for his penetrating eyes, and a scholar is famous for his utterance, and a scholar is famous for his sword. तो इसमें जो कंजंक्शन है उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? असिंगेटन। और इसमें तो आप जानते ही हैं कि जब मैकबेथ वो क्या नाम है इसका,
इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, वो भाग जाता है इंग्लैंड और फिर उसके बच्चों की हत्या करने के लिए हेमलेट भेजता है। तो जा कर के कहता है द स्ट्रीम, जो स्रोत है, जो झरना है, द हेड, जो जीवन का स्रोत है, एंड फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, बच्चों की हत्या करते समय ये कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो ब्लड और जिसका फाउंटेन और जिसका हेड और जिसकी स्प्रिंग, क्या नाम है उसका, किसी को पता है? इसमें बिल्कुल नहीं ध्यान में आ रहा है। खैर, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो असेंडेटन है। नेक्स्ट आपको हम लोग लेते हैं एपोसियोपेसिस, मिटा दें इसे। हेलो, एपोसियोपेसिस एपोसियोपेसिस एपोसियोसिस का मतलब होता है ब्रेक इन बिटवीन, ब्रेक इन बिटवीन। When a speaker makes a statement but does not complete it, rather he starts a new sentence before completion of the first one. एग्जाम्पल में जब कोई वक्ता या कोई स्पीकर सेंटेंस की शुरुआत तो करता है, लेकिन उस सेंटेंस को बीच में ही पूरा न करके बीच में ही छोड़ देता है और फिर एक दूसरा सेंटेंस शुरू कर देता है, तो उसी को एपोसियोपेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम हियर अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस, under the leave of Brutus, and they are all honorable men. And they are all honorable men. Come I to bury him. इसमें जरा बताइए कि असेंडेटन कैसे है और कहाँ से ब्रेक इन बिटवीन हो रहा है। तो बड़ी सीजन है, बोलिए। अगर देखा जाए तो हियर अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस, यहाँ मैं ब्रूटस की अनुमति से, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है बल्कि एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है, एंड दे आर ऑल ऑनरेबल मैन, बीच में दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ यानी ब्रेक इन बिटवीन हुआ, एपोसियोपेसिस हुआ। अब जाकर के सेंटेंस पूरा है कमाई टू बरी सीजन, राइट। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर इस तरह के जो है, जैसे दाऊ बाय व्हाट नेम आई शैल कॉल यू,
thou. By what name? By what name shall I call you? आप, अगर ये देखा जाए तो यहीं पर सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जा रहा है। आप बताइए आपको किस नाम से जो है मैं पुकारूं। तो जब सेंटेंस की शुरुआत की जाए लेकिन सेंटेंस को पूरा नहीं किया जाए और फिर एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत की जाए तो उसी में एपोसी विशेष होता है। मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। मिटाएं दोस्त। हेलो, चलो ठीक। नेक्स्ट है हाइपरवेशन। हाइपरवेशन को इन्वर्जन भी कहते हैं। It consists of inversion of normal order of a sentence. Normal order of a sentence for the sake of emphasis. For the sake of emphasis and vividness. जब किसी कथन को जीवंत बनाने और थोड़ा सा एम्फेटिक बनाने के लिए नॉर्मल ऑर्डर, सेंटेंस के नॉर्मल ऑर्डर को थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसी को हाइपरवेशन कहते हैं। जैसे मच हैव आई सीन, मच हैव आई सीन, इसमें देखा जाए तो ये स्टेटमेंट है यूलिसीज का, मच हैव आई सीन एंड नोन। नॉर्मल ऑर्डर सेंटेंस का होना चाहिए आई हैव सीन एंड नोन मच। लेकिन इसी को इन्वर्ट कर दिया गया। नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको इन्वर्ट किया जाए तो मच हैव आई सीन, मच हैव आई सीन एंड नोन, सेंटेंस को नॉर्मल ऑर्डर से इन्वर्ट करके जोर देने के लिए परिवर्तित की, यानी वर्ब को पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो फुल ऑफ इन्वर्जन होते हैं। दूसरा, देन मर्मर्ड द किंग, then murmured the king, Arthur, then murmured Arthur, place me in the bars. ये पासिंग ऑफ आर्थर से है।
टेंशन की लाइन है। देन मर्मर्ड द किंग, हम इस तरह से नॉर्मल ऑर्डर में लिख सकते हैं। देन आर्थर मर्मर्ड, प्लेस मी, आई शुड बी प्लेस इन द बार्ज। तो जब नॉर्मल ऑर्डर को इन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके लिए? सेंटेंस को एम्फैटिक और विविड बनाने के लिए, तो वहाँ पर हाइपरवेशन होता है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी कल और चर्चा हो जाएगी।